हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना शुक्ला, योर केमिस्ट्री टीचर। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। सो स्टूडेंट्स, इन 1911 रदरफोर्ड ने हमें एक एक्सपेरिमेंट करके बताया कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट क्या था। इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने एक पतली गोल्ड की फॉइल ली, एक मेटल मींस गोल्ड की एक फॉइल ली। वो बहुत थिन फॉइल थी, मींस कितनी थिन थी वो 1 मिलियंथ ऑफ सेंटीमीटर। वो इतनी पतली फॉइल को उन्होंने यहाँ पे सेट कर लिया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसमें अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग की, अल्फा पार्टिकल्स को उसके ऊपर थ्रो किया, गिराया। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे हम देख लेते हैं। अल्फा पार्टिकल मीन्स अल्फा पार्टिकल्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, उसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन के बराबर इसकी वैल्यू होती है। मीन्स इसका मास कितना होता है, 4 होता है। तो अल्फा पार्टिकल की वैल्यू एक हीलियम एटम के बराबर होती है। इन्होंने इन अल्फा पार्टिकल को इस गोल्ड फॉइल के ऊपर गिराया। जब इन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर थ्रो किया, गोल्ड फॉइल के ऊपर गिराया, तो उन्होंने इस अल्फा पार्टिकल जब इसमें गिरे तो उन्होंने 2-3 पॉइंट पे डिस्कस किया, 2-3 पॉइंट पे इन्होंने ध्यान दिया कि ये अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट, most of the alpha particle passed straight through the gold foil, indicating that there is a lot of empty space in the atom. इन्होंने ये बताया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के उस पार निकल जा रहे हैं, स्ट्रेट चल रहे हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि एक एटम में बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होता है। मीन्स न्यूक्लियस तो हमारा बहुत छोटे से एरिया में होगा और ये वाला पूरा पार्ट जो है ये एम्प्टी है, खाली स्पेस है। इसीलिए इस स्पेस से जो अल्फा पार्टिकल है वो निकल के हमारे गोल्ड फॉइल के दूसरी तरफ पहुंच जा रहे हैं, उसको क्रॉस कर जा रहे हैं। सेकेंड, उन्होंने एक पॉइंट और देखा, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड at a small angle to their path, indicating that the positively charged body is present at the center of the atom. उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन तो हमारा एटम के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण थोड़े कुछ जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे स्मॉल एंगल पे हमारे क्या हो जा रहे हैं, डिफ्लेक्टेड हो जा रहे हैं। तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है और बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए हमारे ये जो अल्फा पार्टिकल है वो इस पार से इस पार निकल जा रहे हैं और थोड़े अमाउंट के अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, कुछ एंगल पे हमारे डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। मीन्स ये पता चलता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब उन्होंने एक पॉइंट और देखा, फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंडेड, इंडिकेटिंग दैट द सेंट्रली लोकेटेड बॉडी और द न्यूक्लियस इज डेंस एंड हार्ड। उन्होंने बताया कि कुछ अल्फा पार्टिकल इस पे स्ट्राइक करते हैं और उसी पाथ पे रिटर्न वापस चले जाते हैं। क्यों? उन्होंने क्या इसमें रिजल्ट निकाला, उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि जो बीच वाला पार्ट है एटम का, यहाँ पे क्या होते हैं, जो न्यूट्रॉन है वो हमारे बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, बहुत ज्यादा डेंस होते हैं। इसीलिए अल्फा पार्टिकल जब इस पार्ट पे स्ट्राइक करता है तो वो अपने ही उसी पाथ पे बैक वापस चला जाता है। तो उन्होंने ये पॉइंट दिए और हमें बताया डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल इसलिए बाहर रिटर्न आ रहे थे उसी पाथ पे क्योंकि बीच में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में
जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, वहां पे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं अपने ही रास्ते पे रिटर्न आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने हमें ये बताया कि एटम में जितने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही अमाउंट में इसमें प्रोटॉन होते हैं, इसीलिए एटम हमारा न्यूट्रल होता है और एम्प्टी स्पेस होता है बीच में बहुत सारा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा आउटर मोस्ट सेल पे रिवॉल्व करते हैं और पॉजिटिव चार्ज हमारा बीच में होता है। इन्होंने ये 3-4 पॉइंट रदरफोर्ड ने बताया। और एक चीज और बताई उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे नेगेटिव चार्ज हैं जो कि बाहर रिवॉल्व होते हैं। अब इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा चारों तरफ इसके मूवमेंट करता रहता है, किसकी तरह, लाइक अ प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। जैसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट हमारा सन के चारों ओर मूव करते रहते हैं सारे प्लैनेट, वैसे ही इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है। लेकिन यहाँ पे उसमें भी ड्रॉबैक आ गया कि जैसे प्लैनेट बहुत टाइम तक अगर कोई प्लैनेट सोलर सिस्टम के चारों ओर मूव करता है तो धीरे धीरे वो क्या करता है, एनर्जी को एमिट करता है, अपनी एनर्जी को लॉस करता है, अपनी एनर्जी को खो देता है। खोने के बाद वो प्लैनेट कुछ दिनों के बाद क्या होता है, जब लॉन्ग पीरियड के बाद वो प्लैनेट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला, इनके थ्योरी का ड्रॉबैक ये निकला कि यहाँ पे इनकी एनर्जी तो खत्म नहीं हो रही है। भाई अगर ऐसा है तो जैसे कुछ दिनों के बाद प्लैनेट खत्म हो जाते हैं तो हमारा एटम भी खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये निकला कि एटम तो हमारा स्टेबल होता है, अगर उसकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म होगी तो एटम को खत्म होना चाहिए, लेकिन एटम को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एटम खत्म नहीं होता, एटम स्टेबल होता है। बाद में इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए नील बोर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट पे मूव करते हैं, एक ऑर्बिट पे चक्कर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा यहाँ पे इसको रफ कर देती हूँ फिर आपको बताती हूँ। इन्होंने ये बताया कि सपोज ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये ऑर्बिटल है, इन ऑर्बिटल को पे जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा वो मूव करता रहता है। तो हमारी जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसका ड्रॉबैक ये था कि वो ये नहीं बता पाए कि एनर्जी हमारी क्या होती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन पूरे टाइम मूव करेगा तो इसकी एनर्जी में लॉस होगा, जब एनर्जी में लॉस होगा तो हमारा एटम खत्म हो जाएगा, लेकिन एटम तो हमारा स्टेबल होता है। बाद में हमारे बोर ने बताया कि एटम जिन ऑर्बिटल पे मूव करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। इन्हें KLMNOP ऐसे ये सारे ऑर्बिट पे हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन पे यहाँ चारों तरफ मूव करते हैं तो मूव करने पे जब इनकी एनर्जी खत्म होने लगती है तो ये क्या करते हैं, अपने एनर्जी को लेकर के आगे वाले स्टेज पे ये जंप कर जाते हैं। जब इनकी एनर्जी का लॉस होने लगता है तो ये जहां पे अगर सपोज यहाँ पे ये राउंड कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, एनर्जी को लेकर के अपने आगे वाले स्टेज पे क्या करेंगे, जंप कर जाएंगे। तो इसी से पता चलता है कि एटम जो क्या होता है, स्टेबल होता है। लेकिन हमें रदरफोर्ड इसलिए हमें ये बात नहीं बता पाए क्योंकि उस समय ये नहीं मालूम था कि न्यूट्रॉन भी एक पार्टिकल है
जो कि न्यूक्लियस पे अंदर होता है। बाद में जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई, लेकिन उस समय न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता था। एटम पे केवल यही मालूम था कि दो पार्टिकल होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। लेकिन बाद में पता चला कि न्यूट्रॉन भी एक पार्टिकल है जो एटम के अंदर मिलते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इन 1932 जेम्स चैडविक ने क्या देखा, लाइट, इन्होंने क्या किया, एक लाइट एटम्स लिए लाइक बेरिलियम और बोरान। इसके ऊपर इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को डाल करके देखा। इन्होंने यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स को डाल करके देखा। इसके बाद देखा कि हमें एक नया यहाँ पे एटम मिल रहा है। नया एटम क्या हुआ, एक तो हमारा कार्बन मिल रहा है और एक नाइट्रोजन मिल रहा है। उसके बाद हमें साइड में यहाँ पे कुछ अलग से यहाँ पे हमें कोई यहाँ पे पार्टिकल और भी निकलते हुए दिख रहे हैं। ये पार्टिकल्स यहाँ पे निकलते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने क्या देखा, इन पार्टिकल की स्टडी करने पे ये पता चला कि इनका मास क्या होता है। इनको उन्होंने बोला न्यूट्रॉन और इसका मास होता है 1 AMU। 1 AMU मीन्स 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ये हुआ इसका मास। और उन्होंने एक चीज और देखा कि इसमें चार्ज कुछ भी नहीं था। मीन्स न्यूट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हमारे एटम के चार्ज में नहीं होता है, सिर्फ ये इसके मास पे इसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो अब इन्होंने बताया कि जो ये एक और निकलने वाला साइड में जो पार्टिकल निकल रहे हैं यही हमारे न्यूट्रॉन है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 1। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।